हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की डीड बनाया जाती है। अगर आप कोई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक ट्रस्ट डीड बनाना पड़ता है। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप खुद से बिना कोई एडवोकेट या लीगल कंसल्टेंट की हेल्प से एक ट्रस्ट डीड बना सकते हैं। आइए सबसे पहले स्टेप 1, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने के लिए कम से कम आपको जो मेंबर्स ऑफ सेटलर चाहिए वो हैं कि एक सेटलर और 7 मेंबर्स आपके पास होना चाहिए। तब जाके आप एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हैं। उसके साथ साथ हर एक मेंबर और सेटलर का केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट या फिर यूटिलिटी बिल या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए और उसके साथ साथ फोटोग्राफ भी चाहिए। इसके साथ हर एक मेंबर और सेटलर का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी चाहिए। याद रखिए, वो फ़ोन नंबर यूज़ करना ही बेहतर है जो आधार लिंक्ड है। यानी कि आधार कार्ड में जो फ़ोन नंबर है वो होना मैंडेटरी नहीं है, पर रिकमेंडेटरी है। अब ये सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद हम लोग आएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी ट्रस्ट बनाने के लिए उसका लोकेशन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और उस लोकेशन का जो ऑथराइज्ड पेपर है वो है कि टाइटल डीड, लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, इलेक्ट्रिक बिल, एनओसी फ्रॉम द ओनर। ये सारा पेपर्स आपके पास होना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि जो ट्रस्ट का मेंबर है या जो ट्रस्ट का सेटलर है, अगर उनके घर में ही हम ट्रस्ट बनाते हैं, तो क्या उस केस में एनओसी चाहिए? इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। एनओसी आपको करने ही होंगे। नॉर्मली देखा जाता है कि 10 रुपये का एक स्टैम्प पेपर में जो एक्चुअल ओनर है उस हाउस प्रॉपर्टी का, वो एक एनओसी दे देते हैं कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर उसका हाउस प्रॉपर्टी में या उसके घर में मान लीजिए 2 BHK है, तो उसमें एक रूम पे वो ट्रस्ट बनाने के लिए एनओसी दे रहे हैं। तो ये एनओसी भी मैंडेटरी है। अब आता है स्टेप नंबर 3 में। आपको कोई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की नाम को सोच के उसको प्रपोज करने होंगे। याद रखिए, नाम अगर प्रिसाइज हो तो अच्छा है। आप ध्यान दीजिए कि नाम में जो कैरेक्टर हैं वो 72 कैरेक्टर से ज़्यादा ना एक्सिड करें। अगर आप कोई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म करने जाते हो, तो वहाँ पे रजिस्टर के पास आप जब अपना सारा डॉक्यूमेंट्स देते हो, तो वहाँ पे जो नाम है आपका यानी जो नेम मैटर है आपका, वो अगर 72 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो भी आपका अप्रूव हो जाएगा। पर दिक्कत यहीं पे आएगा कि जब आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो 72 कैरेक्टर से ज़्यादा का नाम वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है। इसलिए नाम अगर प्रिसाइज रहे तो ही अच्छा है। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 में। आपको इसके लिए ट्रस्ट फंड को आइडेंटिफाई करने होंगे कि आप जो पब्लिक ट्रस्ट बना रहे हो उस पर कितना ट्रस्ट फंड होंगे। आपको याद रखना होगा कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, ये ट्रस्ट फंड के ऊपर ही बेस करके होते हैं। ये स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस स्टेट टू स्टेट वैरी करते हैं। नॉर्मली 5% और 1% फीस लगते हैं। ये मैं वेस्ट बंगाल स्टेट की बात कर रहा हूँ। दूसरे स्टेट में ये जो रेट है ये डिफर कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे। आपको यहाँ पे अपना ट्रस्ट की एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट को फिक्सअप करने होंगे। जैसे कि आप जो ट्रस्ट बना रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। रिलीफ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, इरेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, या और कोई सोशल सर्विस भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप सारा चीज़ को एक्युमुलेट करके एक ट्रस्ट फॉर्म कर रहे हो। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपको बहुत सही तरीके से आइडेंटिफाई करने होंगे। अगला चलिए पॉइंट नंबर 6 में आते हैं, फिक्सिंग ऑफ पावर। अब जब ट्रस्ट डीड बनाएंगे तो उस पर कुछ पावर ऑफ फिक्सअप कर दीजिए। जैसे बैंक अकाउंट ओपन की पावर या दूसरा कोई ब्रांच ओपन करने की जो पावर है उसको आप अपना ट्रस्ट डीड में मेंशन ज़रूर कर दीजिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 में, रूल्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग का बहुत सारे रूल्स हम लोग जानते हैं कि कोरम का रूल्स है, मीटिंग कितना बार होगा उसका भी रूल्स है। तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, हम जानते हैं कि मीटिंग जो है वो फिजिकल मोड में होते हैं। जब सारे मेंबर्स गैदर होते हैं तो वहाँ पे मीटिंग होता है। पर अभी हम लोग जानते हैं कि डिजिटली यानी वर्चुअल मीटिंग भी होते हैं।
तो ट्रस्ट डीड बनाते हुए आप एक ऐसा पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर सेटलर या मेंबर चाहे तो वर्चुअल मीटिंग भी कर सकते हैं और उसको एक वैलिड मीटिंग की तरह माना जाएगा। और उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप ज़रूर उसमें इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। कोई भी ट्रस्ट फॉर्मेशन करते हुए आपको डिसोल्यूशन का भी बात को ध्यान में देना होगा। डिसोल्यूशन में जो चीज़ को सबसे अहमियत दिया जाता है वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, यानी कि जब आप ट्रस्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस दिन आपके पास जो एसेट है यानी ट्रस्ट के पास जो एसेट है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मेंबर, सेटलर और दूसरे स्टेक होल्डर पे, इस चीज़ को भी आपको क्लियरली बताने होंगे। अगर आप ये सारा स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको एक फॉर्मेट चाहिए होगा कि जिस फॉर्मेट में आप वो सारा चीज़ को इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी स्टेट में हैं उसका कोई भी लोकल लॉ बुक हाउस में जाके आप वहाँ से ट्रस्ट या सोसाइटी या एनजीओ का एक हैंडबुक मिलता है, टैक्समैन पब्लिकेशन का भी हैंडबुक आता है, आप वो हैंडबुक कलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे। बहुत सारे फॉर्मेट है। अगर आप रिलीफ के लिए कर रहे हैं तो उसका अलग फॉर्मेट है। अगर आप मान लीजिए कोई एडुकेशन के लिए कर रहे हैं उसका फॉर्मेट है, तो आप वहाँ से अपना जो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फाइनली, अगर आपका ट्रस्ट बनाते हुए कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको कोई ट्रस्ट डीड बनानी हो तो आप मेरा हेल्प ले सकते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा यूज़फुल वीडियो आपके पास ज़रूर और ज़रूर आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।